अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 38 स्टार्ट हो गया जी। कैफ वन का इसी बार कैफ वन पास कर रहे हैं ना आप इंशाल्लाह। हाँ, इस दफ़ा पास करें। बड़ा पैकेज लगना है। एक तो यहाँ से 2 टॉपिक अगले पेपर में आपके आ जाएंगे, हैं जी, पढ़े हुए टॉपिक पहले से पढ़ के R2 में जा रहे होंगे, है ना। और बहुत सारे नए टॉपिक से आपकी जान भी छूट जाएगी। तो आ जाएं ज़रा, सवारियाँ पूरी करते हैं ज़रा, 5-7 मिनट और। 285 सफ़े पे आ जाएं। 2-4 MCQs कर लेते हैं। आई थिंक ये MCQ हो गया, ये टेस्ट में मैंने दिया था, फिर भी देख ले कितने बच्चों ने MCQs ट्राई किए हैं। चलो शुक्र है, मैं कम से कम पूछूंगा, कोई मसला नहीं आया तो कुछ हाइब्रिड में बता दें। MCQs ट्राई करके हैं। हाइब्रिड वाले मेरी क्लास के ही बशिंदे हैं। हाँ, फीमेल के क्लास के अंदर किसी ने नहीं किया है ना, 1-2 ने माशाल्लाह। बाकियों ने कब करना है? अच्छा जी इस MCQ में कोई मसला तो नहीं है? ये टेस्ट 2 में आई थिंक मैंने दिया था, टेस्ट 1 या 2 में। बहरहाल चलें जी। भाई मसला हो तो ये नहीं कहना सब ने नो कह दिया है। तो आपको मसला है तो मसला है, इसलिए मैं आखिरी बार अब पूछ रहा हूँ। 42 में कोई मसला नहीं है? चलें। अच्छा जी, 41, हाउ ऑफन शुड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड बी रिव्यूड। ये कल परसों ही थ्योरी पढ़ रहे थे। अब देखो, एक छोटा सा था और ये आई कैप का MCQ है। छोटा सा जुमला था, पढ़ा था, कहो तो दिखा देता हूँ। जहाँ पे हमने यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशन मेथड डिस्कशन याद है यार? ये अब आओ जाओगे तो ऐसे ही करोगे, अब शोर शराबा अब क्या करें, बंद भी नहीं कर सकते, ये तो आ ही जा रहे हैं। बस ये बैग उठाओ, तुम ना इधर जाओ। हाँ, तो बताएं जी, यूजफुल लाइफ एसिड की कब कब कितना ऑफनली उसको, कितनी दफ़ा उसको कर देना चाहिए रिव्यू? एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। उसने लिखा हुआ था दोनों चीज़ों के बारे में, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ के बारे में, बल्कि 3 चीज़ों के बारे में उसने ये बात लिखी हुई थी। देख ना लें, एक नज़र डालनी है, बस ऐसे एक नज़र डालनी। ठीक है, फटाफट देख के आते हैं कि हमने पढ़ा था उसी में से ही MCQ आना है और कहाँ से आना है। ये देखो जहाँ मैंने चेंज इन एस्टीमेट लिखा था, रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ, ये मेरा MCQ है, ऑफ एसिड शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ दोनों के बारे में, बल्कि तीसरी भी चीज़ थी, वो क्या थी जी? वो यहाँ आगे लिखी हुई है, ये डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एसिड। ये भी क्या करना है? शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है, और अगर इनमें कोई चेंज है तो फिर उसको चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे अकाउंट फॉर कर लेना है। ठीक है जी, और सही है। तो ये पढ़ी हुई बात है, बाहर से नहीं पर्चा आता होता जी। हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड बी रिव्यूड? हाँ जी, एवरी 6 मंथ, एज एंड व्हेन मार्केट वैल्यू विल सिग्निफिकेंटली चेंज, एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, नेवर। अच्छा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, वेयर इज द गेन और लॉस रिकॉर्डेड? अच्छा नहीं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में करते हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में? अच्छा, डेप्रिसिएशन में? नहीं, तो ऐसे दूर से ही पता लगेगा कि सही कौन सा है। ठीक है जी, ओके। छोटे छोटे MCQs थे। किसी MCQ में मसला आया है वैसे? आना शुक्र है, कुछ में तो आया है। चलें, ये सफ़ा मैं पूरा कर लेता हूँ, अब बल्कि सफ़े पे पूछता हूँ फिर। ये जो है थ्योरेटिकल, ये तो करें ना फटाफट। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन पॉलिसी। आपको पता ही कौन ये पॉलिसी का थी? आपको सिर्फ मैंने एक बताया हुआ कि ये क्या है, एस्टीमेट का चेंज। क्या है ये? तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। वो क्या होता है, आइए सेट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अकाउंटिंग मेथड पता नहीं, ये तो वहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट जी। अरे भाई ये तो मैं नहीं कर रहा, आप बता दें, इसमें कोई मसला आया है तो करूँगा। 38 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? अटैम्प्ट ओनली। क्यों भाई, क्यों क्या इरादा है फिर? यूँ कह लो, इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में पढ़ेंगे जाके ये वाले MCQ। नहीं, क्यों नहीं कहते? नहीं कहो ना, ज़रा भाई पॉज करना ज़रा, ये मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ जी। बच्चों थोड़ी देर मैं ज़रा थाम बनाने लग गया सी, मौजूद मेहमानों के आते हुए फिर बार बार। अच्छा जी, इस MCQ को कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है?
प्लीज़ इसी दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, ये गोल्डन चांस है R1 पास करके आगे चले जाएं, वरना फिर मसला ज़्यादा है। वैसे भी कोई पर्चा भी दूसरी अटैम्प्ट में दें आप तो मसला ज़्यादा ही होता है, बंदा डर जाता है उससे पहली अटैम्प्ट, इसीलिए सब और कोई फ़र्क नहीं होता। आई कैप नहीं कहता ये दूसरी अटैम्प्ट में आया है, इसका पेपर ज़रा किसी खरांट से चेकर से चेक करवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपका अपना कॉन्फिडेंस है जो लो हो जाता है अगली अटैम्प्ट में। तो गोल्डन अटैम्प्ट है, पहली अटैम्प्ट है, अभी पढ़ लो, अभी जो कहता हूँ कर लो, फ़ायदे में रह जाओगे, वरना आपकी मर्ज़ी है। इसमें किसी को MCQ 38 को कोई मसला ओके लिख दिया मैंने, किसी को है मसला तो पूछ लो। न्यूमेरिकल MCQ में सिर्फ वो सूरत में कराऊंगा अगर आप में से जिन बच्चों ने किया हुआ है कोई बच्चा कह दे कि मसला है। अब जिन्होंने किया नहीं है उनको तो मसला फिर नहीं आया, और जब आखिरी महीने में खुदा ना खास्ता करने बैठे या पर्चे में MCQ उस तरह का आ गया, मसला आ गया, तो फिर उस वक्त कौन करेगा। इसलिए प्लीज़ अभी कर लें, वक्त है जी। 37 कितने बच्चों ने किया अटैम्प्ट? हाइब्रिड वाले भी बताया करें मुझे, 37 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? किसी को मसला आया हो फिजिकल में, हाइब्रिड में? किसी को मसला नहीं आया? वाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे आ गए आजकल मार्केट में। इसमें मसला होना चाहिए ना। ओके चलो इसको कर लेते हैं, हो गया था। एन आइटम ऑफ प्लांट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर 2 मिलियन इज बीइंग डेबिटेड। बातें ना करें बेटा, ये आपस में क्या, ये जो नए बच्चे आए हैं वो हैं, क्योंकि आज से अभी कल तक तो हमारी क्लास बेहतरीन चल रही थी, तो अब पता ही है हमें कौन से नए आए हैं, तो मेहरबानी करें जो हैं भी तो। एंड इज बीइंग डेबिटेड 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, व्हाट शुड बी इट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो शॉर्टकट क्या लगाना, हमें तो शॉर्टकट सिखाया नहीं उस्ताद ने। तो 1/4/2008 पर कॉस्ट है कितनी जी? चार्ली ऑप्शन है, चार्ली कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा सी को चार्ली कहते हैं, बड़ी बात। अच्छा जी, अब ईयर एंड तो है कोई नहीं, वैसे भी उसने ईयर एंड की पाबंदी लगाई कहाँ है? उसने कहा कि हमने 1 अप्रैल 8 को एसेट खरीदा है और इसकी रेजुअल वैल्यू, इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल जाए, उसके एंड पर क्या होगी? तो ठीक है, बस मैं तो कहता हूँ इसी तरह से बना लो। 1 साल इसका ख़त्म होगा 31 मार्च 2009 पे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पे करी जाओ बस। आप डायरेक्ट भी ये भी कर सकते हो, आप फार्मूला नहीं लगाना है, अभी सबर कर जाना है यार, मैंने बताना है जब कभी बताना है, अभी तो बस चलने दो, ऐसे कोई ज़रूरत ही कोई नहीं है, ज़रूरत कोई नहीं है, अभी तो काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 2000 का कितने परसेंट जी? 25%, कितना? 500 आ गया। चलो मैं थोड़ा सा इतना बस कर देता हूँ कि अगर MCQ की हद तक चलना हो तो एक काम और भी हो सकता था कि आप 2000 का 75% कर दें, कैलकुलेटर पे लिखे 75%, 2000 इंटू 0.75, 2000 इंटू 0.75, फिर इंटू 0.75। चलो इतना सा थोड़ा सा कर लेते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ करके हम MCQ में तो ये काम कर सकते हैं जी। 1125, ये मैंने डेफिनेशन निकाली, फिर उसको दोबारा कर लें, ऐसे ही करते जाएं। 0.75 जी, 840। अब ये नहीं कर सकते हम राउंडिंग, ठीक है, 843 MCQ में मजबूरी है, राउंडिंग नहीं कर सकते, राउंडिंग ना 3 तक राउंड चलो कर दो, फिर भी है, क्योंकि वो 1000 में अगर सवाल में डेटा, हाँ अगर मिलियन में 1000 में वहाँ लिखा हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं। बहरहाल उसके बाद चौथा साल आया 632.8 जी, 632 एग्जैक्ट 8, और आखिर में 474 है कोई ऑप्शन? ले 474.609 था, ज्यादा की ना तुम लोगों ने, पूरा नहीं बताया मुझे। तो 609 तो बोलो ना, असल में देखो ना, हम 1000 में ये सवाल लिख रहे थे, ऐसे ही है। तो 1000 का मतलब क्या है? आगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो कम से कम सही बोल दो, ठीक है ना। तो ये आपने यूं बोलना था 474 बस, तो ये सही है एग्जैक्ट में। अच्छा ये मैंने क्या किया, समझ आई है? अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा भी कोई हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए था? ये लिख के तो वर्किंग करनी नहीं है, उसको ये करना चाहिए था, चलो थोड़ा बहुत वर्किंग करना ही चाहे तो वो फिर 1500 के ऊपर लगाता, 15%, 25%, सॉरी, कितना आता जो भी आता, 375 को 15 माइनस करता तो 1100, और फिर वो 1125 पर डेप्रिसिएशन रेट लगाता, फिर ये 843 आता, फिर इस पर लगाता, तो उसने भी पहुंच ही जाना था। और ठीक है,
फिर एक शॉर्टकट भाई ने भी लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब भाई ने नहीं, असल में तो वो सोल्यूशन में भी आपको लगा के दिया हुआ है, जो डिप्रिसिएशन की डिस्कशन वाला टेबल था उसमें भी ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या है देखें आपने। अच्छा, अब ये ना शॉर्टकट में इसलिए डिस्करेज करता हूँ कि ये इस तरह के बिल्कुल सीधे सवाल में लगता है आसानी से, लग तो दूसरे तरह के सवालों में भी जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1 अप्रैल को एसेट खरीदा, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है, तो 2008 गुजरा, 9 गुजरा, 10 गुजरा, 2011 के अंदर मिसाल के तौर पे एक 30 जून को एसेट बिक गया। अब वहाँ पे लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है मेरे जैसों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए सीधा सवाल हो तो ये फॉर्मूला लग सकता है, सादा सी बात है भाई, आपका 2 मिलियन का एसेट है, 2000 में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 मिलियन का एसेट कम होना है 25% के हिसाब से, यानी हर साल 0.75 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पावर इसकी क्या कर दोगे, -5 या +5, ये फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमने। 2 3 4, यानी हम यहां से इधर जा रहे हैं, आज डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो वो +5 कर दोगे तब भी आंसर डायरेक्ट आ जाता है। कितना जी, जरा चेक कर लो, नहीं फिर भी कोई नहीं, कैलकुलेटर से चेक कर लो। मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इंट्रो में ये चीज़ें करके आते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर आपको खुद से इंट्रो वाला नॉलेज यूज़ करके, जिनको आता है वो यूज़ करके अगर चल लें तो अच्छी बात है, और जिनके पास ऐसा नॉलेज नहीं है, मैं कहता हूँ और थोड़ी चीज़ें सीखनी है, फिर मैं उनको नई चीज़ खाम ऐसे फजूल में नहीं सिखाता। बहरहाल है तो सही, एक दफ़ा आज बता दिया, ऐसे ही कभी ना कभी इस्तेमाल भी कर लिया करेंगे, थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता आदत डल जाएगी। लेकिन पक्का वैसे किया हुआ है, पक्का इस तरह से किया हुआ था ताकि याद रहे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल रेट किस पे लगता है, बुक वैल्यू। पहले साल कॉस्ट ही थी, फिर दूसरे साल बुक वैल्यू, तीसरे साल फिर अगली बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 2000 की कॉस्ट के ऊपर ही रेट लगता जाना था, ठीक है ना। चलें खैर छोड़ें, इसमें मसला क्या आया बेटा वैसे भाई साहब, तो उस ईयर एंड की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे ईयर एंड के ऊपर कोई चीज़ उसने मांगी नहीं, उसने एसेट की लाइफ के 5 साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू मांगी, इसलिए मुझे ईयर एंड की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात मैंने आज तक नहीं कही, नहीं मैंने नहीं आज तक कही। हाँ, अगर आप करना चाहो तो कर लो, तो फिर ऑक सॉक करके फिर भी पहुंचना यहीं पे ही था। आपने नहीं आ रहा था ये, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो ना, आपने पहले साल में 9 महीने डेफिसिट करना था, फिर बुक वैल्यू नहीं आ जानी थी, फिर उसको करते 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 फिर आखिरी साल फिर 3 महीने भी करना था। मेरे ख्याल में तो सेम होना चाहिए, फ़र्क हो नहीं सकता, बाकी मे भी हो। बहरहाल यूज़फुल लाइफ का एंड 5वां साल बनता था, मुझे फाइनेंशियल एंड की ज़रूरत थी नहीं इसमें, ठीक है। ओके जी, चलें आगे, सवारियाँ मेरी पूरी हो गई हैं, तो अब ये बताएं, इस ये भी कोई MCQ है, ओके कर दूं। अच्छा, 35वां कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, कम ने किया है, बस जल्दी से देख लो। एंटी एक्वायर्स द प्लांट इन एक्सचेंज, और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, प्लांट एक्वायर किया इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, और मशीनरी दे के प्लांट ले लिया, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, विच हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ इतने एंड फेयर वैल्यू ऑफ इतने ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज। अब जालिम ने क्या कर दिया, और क्या कर दिया, ओल्ड की क्या दे दी, कोई मसला नहीं है, चलो आगे कहता है, और फेयर वैल्यू, ओल्ड की फेयर वैल्यू भी दे दी, चलो मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू में बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड नहीं हमें चाहिए, लेकिन कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेफिसिट अलग नहीं है पुराने की, तो कोई मसला नहीं। इसीलिए तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाने का तरीका सिखाया था कि अगर आपको कभी मजबूरी में ये डेटा अलग अलग गिवन ना हो, अगर पेज नंबर नहीं मिल रहा, अच्छा कोई बात, इधर से देखो फिर, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एसेट की कॉस्ट अलग गिवन है तो आपने क्या करना था, मशीन बेची है ना, मशीन बोलो, मशीन की कॉस्ट, ओल्ड मशीन की कॉस्ट अलग जाती है, और अक्यूमुलेटेड डेफिसिट इसी ओल्ड की होती है, अलग जाती है, और फिर नई मशीन नहीं है, नया क्या आ रहा है, इसकी कॉस्ट आ जाती है, और कैश पे हो रहा होता है तो पेड लिख देंगे, रिसीव होगा तो रिसीव कर देंगे, और गेन लॉस क्या आ जाता है, बैलेंसिंग। अब ये मसला कोई नहीं था, मसला ये था कि कॉस्ट अलग और एक्विटेशन अलग नहीं थी, तो भाई इसी के लिए तो आपको मजबूरी का नाम शुक्रिया सिखाया हुआ, क्या एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना। उसमें कहा था कि फिर आपका एक स्टेप रिमूव हो जाता है, आपका अक्यूमुलेशन अलग से डेबिट नहीं होगा, और एसेट अकाउंट में से कॉस्ट अलग से क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगी, और वो गिवन थी सवाल में। ये मैं इसलिए MCQ करवा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने आपको कहा था
कि जैसे मैंने आपको डिस्क्लोजर पढ़ाए, IAS 16 कहता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग हो, अक्यूमुलेटिव अलग हो, ठीक है। तो करना तो ऐसे ही है। तो फिर बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना क्यों सिखाया था मैंने आपको कहा था तकरीबन 2 टॉपिक ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें इसकी जरूरत पड़ जाती है इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से। एक करेक्शन ऑफ एरर, एक NPO और एक कैश फ्लो। इन 3 टॉपिक्स में नॉर्मली किसी और में पड़ जाए तो ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी तो मतलब जर्नल एंट्री करनी थी ना। करेक्शन ऑफ एरर में क्या होता है, कहता है जी गलती हो गई। अब गलती को सही करने के लिए ना मैं सिखाऊंगा आपको कि 5 जब पूरे हो जाएंगे ना फिर करेक्शन ऑफ एरर करेंगे, पक्का सवाल आता है उसमें से। तो ओरिजिनल एंट्री पहले, हम जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, ओरिजिनल एंट्री हम पहले करते हैं, फिर गलती वाली एंट्री लिखकर फिर करेक्शन करते हैं। तो ओरिजिनल एंट्री ये होने के लिए सारा डेटा ना हो, यानी कॉस्ट अलग ना हो, तो बुक वैल्यू पर ऐसे ही काम चलाएंगे। तो करेक्शन ऑफ एरर में भी ऐसे ही काम चलाना पड़ सकता है कभी, NPO के सवालों में और कैश फ्लो में, इसलिए सिखाया था वो। तो देखो यहाँ पे काम आ गया। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री नहीं हो सकती अब अलग अलग, तो कोई बात नहीं, हम बुक वैल्यू से एंट्री पास करेंगे। और बुक वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर, उसने दी हुई 760, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है और ये ओल्ड की फेयर वैल्यू दे दी उसने। अच्छा अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो ओल्ड की फेयर वैल्यू अगर गिवन हो तो इसी को सीने से लगाते हैं और इसी में प्लस माइनस कैश कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। द लिस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एक्वायर्ड, ये क्या है जी, ये क्या है, ये न्यू की फेयर वैल्यू है ना जी ना। अगर ओल्ड की फेयर वैल्यू दे दे तो फिर न्यू की फेयर वैल्यू को हम नहीं लिफ्ट आते। एन एंटिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे कैश ऑफ 55। अब अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो ओल्ड की इग्नोर कर दें, न्यू की फेयर वैल्यू ले लेंगे, और सॉरी न्यू को मैंने लिखा तो सही है ना, न्यू को इग्नोर कर देंगे, ओल्ड की फेयर वैल्यू ले लेंगे प्लस कैश पेड। अच्छा व्हाट एट विच अमाउंट एक्वायर्ड प्लांट, और यार अब इसकी तो जरूरत ही नहीं थी एंट्री की बाय द वे, क्योंकि उसने हमसे मांगा क्या है। MCQ में सबसे अहम बात क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ो समझो। एक MCQ 5 रिक्वायरमेंट्स उसकी बन जाती हैं। इसी रिवैल्यूएशन वाले मैंने MCQ में आपको लिख कर समझाया था। तो रिक्वायरमेंट पढ़ो, एंट्री को तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। उसने हमसे पूछा क्या है, प्लांट किस पर रिकॉर्ड हो। तो ये तो हमें ऐसे आगे जाने, हमने तो ये अलग से 5 सिनेरियोज थे, 3 सिनेरियोज पढ़े थे। हाँ 3 सिनेरियोज पढ़े थे। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में नए एसेट को किस पर रिकॉर्ड करना है। तो अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश। अगर सिर्फ न्यू की गिवन हो तो, अच्छा सिर्फ ओल्ड की हो फिर तो ओल्ड ही आ जाएगा ना। सिर्फ ओल्ड की दोनों की हो तो ओल्ड पहला नंबर किसका है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो तो उसको लेना है प्लस माइनस कैश। अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू सिर्फ गिवन हो वही कॉस्ट। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो या ट्रांजैक्शन लैग कर रही हो कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। यानी उसने सिर्फ हमसे ये मांगा था, तो आगे जाने की तो जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। तो बस ये सारी एंट्री को फिर पुर कराओ। ये तो मैंने वैसे समझा दिया। अगर ये पूरी एंट्री करनी, यानी यहां पर वो ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द गेन लॉस इन द ट्रांजैक्शन, तो फिर ये पूरी एंट्री देखनी पड़ती ना। अभी तो कोई जरूरत नहीं थी, अभी सिर्फ हमसे उसने क्या मांगा है, प्लांट जो नया है, ठीक है, वो कितने पर इनिशियली रिकॉर्ड हो। तो भाई फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 750 है प्लस कैश पेड कितना बनता है, तो ये 805 है ऑप्शन में, इज है। चलो जी। अच्छा बस ये वाला सफ़ा मैं कर रहा हूँ, इसमें भी अब जो न्यूमेरिकल है वो नहीं करूँगा, बहुत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन आइटम ऑफ PPE। आई कैप का है। अ स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर, स्टैंड बाय खड़ा है साथ। अच्छा स्टैंड बाय जनरेटर मतलब हमने 2 जनरेटर रखे हुए हैं जी। एक जनरेटर हमारा हर वक्त चल रहा है, बिजनेस में यूज हो रहा है, दूसरा इसलिए रखा हुआ है कभी वो खराब हो गया तो दूसरा चल जाए। तो क्या ये PPE है? ये तो PPE नहीं होता ना, PPE है बिजनेस के यूज के लिए ही है। अच्छा ये थोड़ी सी ज्यादती है आपके साथ अभी तक, सिर्फ जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ा हुआ ये वाला MCQ। लेकिन जाहिर है MCQ पर्चे में तो तभी आता है जब आप सारा सिलेबस पढ़ के गए होते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड, लेकिन आप गुजारा कर लेंगे, प्लॉट ऑफ लैंड है लैंड, लेकिन हेल्ड फॉर, ये तो प्रॉपर्टी डीलर के पास है, ये तो IS 2 की इन्वेंट्री है, ये तो IS 2 की इन्वेंट्री है, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब चूँकि मैंने लास्ट टाइम मैंने इस मौके पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू कर दिया था, इस दफ़ा ज़रा ऑर्डर चेंज कर दिया है, एक्रूवल फिर IS 23 फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सारे ही करने हैं, प्लस माइनस तो चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिस दिन शुरू करेंगे सबसे पहला लेक्चर यही होगा,
कि अगर फॉर सेलिंग पर्पज आपने रखा हुआ है किसी चीज़ को, वो आपकी इन्वेंट्री है। फॉर बिजनेस यूज है तो IAS 16 है। और अगर आपने रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है किसी प्रॉपर्टी को, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड उसको डील करता है, वो पढ़ाऊंगा जिस वक्त। ठीक है, तो ये तो IAS 2 है। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप, स्टाफ मेंबर्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए जो बस रखी हुई है वो PPE है। अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, बिल्कुल PPE है, बिल्कुल PPE है। नहीं यकीन आता तो मैं वो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ाई थी। मैं नहीं आपको ऐसे जाने दूंगा, मैं सबूत इसीलिए लिख लिया करता हूं, बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। यूज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी आपने प्लांट लगाया, चीजें बनाकर बेच रहे हो। फॉर रेंटल टू अदर्स, या दूसरों को किराए पर देने के लिए इसको रखा हुआ है, या फॉर एडमिन पर्पज, या अपने बिजनेस के यूज के लिए रखा हुआ है। अब अगर तो लैंड या बिल्डिंग रेंटल के लिए रखी है तो वो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगी, वो जब पहुंचेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो भी आपके पास टेंजिबल आइटम है जो आपने अपने पास होल्ड किया हुआ है फॉर रेंटल टू अदर, तो वो भी PPE ही है आपका। जैसे मैंने कहा था, हम जनरेटर मंगवाते हैं, बेचने इंपोर्ट करते हैं, वैसे बेचते भी हैं, लोगों को किराए पे भी देते हैं। तो जो बेचते हैं वो इन्वेंट्री, जो किराए पे देते हैं वो PPE। ठीक है ना, जिसका एसेट है वो डेप्शन चार्ज करता है, जो किराए पे लेके जाता है उसका तो एसेट नहीं ना होता। बात समझो, और सही है। तो ये तीनों ही हैं, तो एक ही नहीं है बस। आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कौन सा, ये IAS 16 है। मैंने तीनों को टिक कर दिया कि स्टैंड बाय जनरेटर जो अपने यूज के लिए रखा हुआ है, रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, या बस अपनी है। सो ये तीनों के तीनों क्या हैं, IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, सिर्फ ये नहीं है। ओके, तो B इज नॉट। समझ आया है बेटा? लैंड हो और किराए पे दी हो, आप यूं कहें तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी नहीं पढ़ा हमने। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो IAS 40 में आएगी, जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो IAS 16 में जो आते थे वो 3 टिक किए हैं, वो समझ आ रहे हैं। और चौथा, अब आपके इधर IAS 40 आया नहीं, तो जो आपने इंट्रो में पढ़ा था या जो आपने इधर पढ़ा है उसके अंदर कवर हो गया, बल्कि ये सारे इंट्रो में पढ़ा हुआ था। इतना तो IAS 16 की डेफिनेशन तो करके ही आए होंगे ना, PPE होता क्या। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये क्या थे वैसे, कुछ याद है? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है, कुछ याद है? मैंने कॉस्ट डिटर्मिनेशन में बताया था कि आप शुरू में जिस लेवल पे ऑपरेट करना है उस पर नहीं कर पा रहे, खर्चे अभी ज़्यादा हैं और अभी इनकम्स कम है, तो ये तो P&L के अंदर ऑपरेशंस के लॉस आते हैं। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस एक्सपेंसेस, वो जो प्रॉफिट होता है इसका कोई ताल्लुक एसेट की कॉस्ट के साथ नहीं होता। यानी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को मैंने उस वक्त कहा था कि नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। आप भूल रहे होंगे मैं नहीं भूलने दूंगा। ठीक है, किस चीज़ को शामिल नहीं करना, नॉट कॉस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इससे अगले पे मैंने पेंडिंग तो नहीं किया हुआ था, ये देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ, ये फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल आइटम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर, यानी कि चलने के काबिल हो गया था लेकिन येट ब्रॉट इट, जो मैंने बताया था कि 7 वाली बिल्डिंग में किराए पे जनरेटर, 7 वाली बिल्डिंग में जनरेटर रख दिया है फिलहाल, उसका किराया दे रहे हैं, तो ये किराया इस बिल्डिंग उसकी जनरेटर कॉस्ट में शामिल। दूसरा कहा था इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं जब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट अभी नहीं बनी है, और तीसरा था रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग। तो सब पढ़ा हुआ है, भूल नहीं, मैं लिखता इसीलिए हूं ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए जी। तो ये तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पता लग गया। इनकर ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, अब ट्रीटमेंट हमें पता है, अब यहां से देखते हैं वो क्या कह रहा है। कैपिटलाइज है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, की कह रहे हैं डेफर एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन प्रॉफिट हैं, यानी आज कह रहा है कि क्या कर लो, एसिड बना लो। आज क्या कर लो, एसिड बना लो, और जब प्रॉफिट्स अर्न होने लग जाएं प्लांट से तो उसको चार्ज कर देना। ये कोई अजीब सी बात है, छोड़ो इसको। वैसे भी अक्रूवल आज शुरू किए, समझ लग जाएगी कि डेफर्ड कैसे चीज़ें करते हैं, इनकम या एक्सपेंसेस को, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, बहरहाल डेफर कर रहा है, कह रहा है अभी डेफर कर दो, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज ना करो, अभी लाइक इसको प्री पेमेंट रख लो, और जब प्रॉफिट्स आने लग जाए तो फिर जाने दो यार, P&L में बस चला जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका पहला साल नॉर्मली बिजनेस जब शुरू होता है ना, ब्रेक इवन करते हुए टाइम लगता है। नॉर्मली पहले साल में कोई भी बिजनेस उठा लो प्रॉफिट्स में नहीं जाएगा, दूसरे साल में कोई ब्रेक इवन पे जाएगा, कोई छोटा बड़ा जैसा भी कारोबार हो वो 60 से प्रॉफिट्स में नहीं चला जाता। तो इसलिए जब कारोबार जिंदगी में कभी करना ना, मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए आपके पास हो, कारोबार करने लगे तो 50 लाख लगा के 50 लाख अपने पास रखना, मेरा मशवरा है।
पहला साल तो आपने उस कारोबार के ऊपर जो है वो मतलब खर्चा ही करना है। नहीं, ब्रेक इवन तो दूसरे साल में कहीं जाके होगा जब आपका बिजनेस, आपके खर्चे खुद पूरे अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा, और तीसरे साल में जाके कहीं प्रॉफिट शुरू। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी भी हो सकता है, बिजनेस की नेचर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो साइकिल है इस तरह का होता है। बेटा फिर होते 100 चीज़ां ने ना, फिर 2 साल नहीं 3 साल लग जाएंगे, ठीक है, तगड़े होके जाना बस। अच्छा जी, चार्ज कर दो डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग सिंस दिस। यार अजीबो गरीब बातें, चार्ज चुप नहीं यार, नहीं, हाँ सही है आगे चलो, जज्बाती हो गया था मैं जी। नेक्स्ट, आपको कारोबार जो करा रहा था, ओह अच्छा जी, एन IT इक्विपमेंट बीइंग कैरिड रिवैल्यूएशन मॉडल, व्हाट, ये हो गया था या करवा दूं, जल्दी से बताओ। 32वां कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? हो गया था, करने की ज़रूरत है ज़रूरत, आगे चलो। अब बिल्डिंग इज रीवेल्ड अपवर्ड, ये तो मेरे ख्याल में मैंने शायद MCQ में दिया था। बहरहाल ये बड़ा इजी भी है, ज़रा इस तरह के देख भी लो, छोटे MCQs होते हैं, उसको सारी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग को अपवर्ड रीवैल्यू किया है बाय 2 मिलियन का मतलब क्या है? ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, और ये 5 साल पहले हमने 10 मिलियन की खरीदी थी। इसकी यूजफुल लाइफ रिमेन सेम एज 20 साल। इंक्रीमेंटल डेप्शन फॉर द ईयर क्या होगी? अब 5 साल पहले खरीदी थी, इसका मैंने कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि 20 में से 5 गुजर चुके और रिमेनिंग लाइफ क्या है? अब जितनी भी रीवैल्यूड अमाउंट है, वैसे मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं थी, ठीक है। वो जो आप जो वर्किंग करते होते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L, ये वर्किंग होती है ना आपकी। अब बोलो, तो अब पता नहीं कितनी बुक वैल्यू थी। कॉस्ट तो ठीक है उसकी जो है वो कितनी थी कॉस्ट? 10 मिलियन कह रहे हैं, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बुक वैल्यू का मुझे नहीं पता। एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते होते थे, मुझे नहीं पता। इतना पता है कि सरप्लस कितना है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, वर्किंग करनी नहीं है। अब जब इस रीवैल्यूएशन के बाद आपने डेप्रिसिएशन करनी है, तो पता नहीं इतने को भी रिमेनिंग लाइफ पे करना है और 2 को भी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? वो 15 थी। तो बेसिकली ये सारी कहानी नहीं आपने कोई भी करनी। कितना बनता है वैसे? 13, बस ढेर सारे 3 हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये फिगर निकालनी थी और सिर्फ ये वाली वर्किंग आपने अपने कैलकुलेटर पे करनी थी। ये सारी कहानी तो आपके सामने सिर्फ नक्शा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपने आकर लिखना था 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज यही वाला है, ऐसा ही है। तो इस तरह से पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती होती। अपार्टमेंट इज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 1 मिलियन, इट वाज एक्वायर्ड 5 years ago, 5 मिलियन, इट इज यूजफुल लाइफ, व्हाट इज द रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन चार्ज? अब इंक्रीमेंटल डेप्शन नहीं मांग रहा, डेप्शन एक्सपेंस मांग रहा है। तो ध्यान से MCQ पढ़ना, यानी अब सवाल में क्या मांग रहा है? अब सवाल में वो अगले MCQ में वो ये वाली फिगर मांग रहा है जो डेप्शन हम निकाला करते थे, तो फिर उसको रीवैल्यूड अमाउंट देनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या कहता है। एन अपार्टमेंट वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 1 मिलियन, इट वॉज एक्वायर्ड 5 साल पहले फॉर 5 मिलियन। अब मसला है, अब थोड़ी सी वर्किंग आपको, हाँ, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर 1 मिलियन ऐड करके रिवैल्यूड अमाउंट निकलेगी ना, ठीक है। तो आप 5 मिलियन है, जंप लगा लेंगे, ठीक है, 5 मिलियन है। अब उसको कितने साल, बल्कि बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। अब डेट शेट नहीं बताई किस दिन है, बस ठीक है, रीवैल्यूएशन के दिन बुक वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा जी 5 मिलियन का खरीदा था और 5 बटा कितनी लाइफ थी और कितने साल गुजर गए? अब आंसर बताओ टोटल। हाँ, 2.5 में 1 ऐड होना है क्योंकि रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 1 मिलियन हुआ, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस सवाल में गिवन था जो आज तक हम बैलेंसिंग निकालते थे। तो कोई बात नहीं, आज रीवैल्यूड अमाउंट बैलेंसिंग निकाल लेंगे। कितनी? 3.5। अब ये वो फिगर है जिसने आगे जाना है, ठीक है। ये एसेट चल रहा है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस चल रहा है। पता दिमाग में पहले देखो, MCQ में सबसे अहम बात क्या है? रिक्वायरमेंट समझो कि मांग क्या रहा है। यार एक तो मैं 5 मिनट का सोचता हूँ, देखो आधा घंटा हो गया, बस करो। अब यहां पे हम खड़े। अब इसके बाद की डेप्रिसिएशन जो है वो 3.5 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ 5 है और 1/5 है, लेकिन 1/5 को मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे ये फिगर चाहिए थी 1.70, ठीक है जी। अब ये क्या है जी? ये रिवाइज डेप्रिसिएशन है। पहले डेप्शन होती थी 5/10, 0.5, अब डेप्शन होती है 0.7, ये रिवाइज डेप्रिसिएशन है। तो रिक्वायरमेंट समझो मांग क्या रहा है, तो सोल्यूशन देख के पता चलता है या रिक्वायरमेंट पढ़ के पहले सही नतीजे पहुंच जाते हैं? पहली बार ही देखकर पता लगा था, अच्छा ये पूछ रहा है। अच्छा
सोल्यूशन देख के पता लगा था। अच्छा, दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया तो वो कौन लोग हैं? पहली बार पता लग गया था तो वो पहली बार हाथ खड़ा कर देते ना, मैं परेशान हो गया वहां कि ना इधर ने ना उधर ने किधर ने। तो भाई तेजी से करना है एमसीक्यू, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। एक नंबर का मतलब 1.8 मिनट, 3 लाइनें पढ़ने के लिए 1.8 मिनट हो ना, तो आप 15 दफा पढ़ सकते हैं उस 3 लाइनों को। तो 2-3 बार तो पढ़ लें एहतियात से, ध्यान से, मुफ्त का नंबर होता है, ठीक है। तो क्या है जी आंसर? 0.7 यानी कि 7 लाख। रिक्वायरमेंट समझें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट इंडिकेटेड फॉलोइंग, रीवैल्यूएशन लॉस आया पीपीई पे, और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स आया, और रीवैल्यूएशन गेन ऑन नॉन करंट एसेट्स आया, डिस्पोजल ऑफ पीपीई आया है। विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ कैश। वैसे तो कैश फ्लो के बाद ये सवाल होना चाहिए था। बहरहाल रीवैल्यूएशन लॉस आए तो क्या एंट्री होती है? मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे कोई सरप्लस नहीं पड़ा, या पड़ा भी है तब भी कैश की इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे? नहीं, कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी लॉस आया, पहले कोई सरप्लस नहीं पड़ा था, तो मैंने कहा ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट और एसेट क्रेडिट, ऐसा ही है। अच्छा, अगर पहले सरप्लस पड़ा हो तो पहले कुछ सरप्लस को खाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई, बाकी पीएनएल में चला जाता है, ठीक है। यानी कहीं पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ इस एंट्री में, ओके। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस आए तब भी ऐसा ही होता है, तब बस फर्क क्या पड़ेगा? तब फर्क क्या पड़ेगा? एसेट डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर पहले को लॉस पड़ा होगा तो वो पहले लॉस को ख़त्म करके फिर बाकी का ओसीआई में क्रेडिट होगा। तो इसमें भी कहीं पे कैश आपको इन्वॉल्व होता नज़र नहीं आया। तीसरी एंट्री है रीवैल्यूएशन गेन ऑन नॉन, यार वही दोबारा लिख दिया है, ओ सॉरी, ये इसका था, ये इसकी एंट्री तो ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इसमें भी कहीं पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाँ, डिस्पोजल ऑफ पीपीई की जनरल एंट्री क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो ये जो कैश आता है, कैश, ये सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो 4 इज 4 ओनली डी, ठीक है जी। तो 4 में कैश इन्वॉल्व होता है। तो ये इस तरह से था। चलें जी, अब 29 तक हो गए। इससे ऊपर वाले भी हम इसी तरह से करेंगे 1 बाय 1। लेकिन अगर अभी भी किसी बच्चे ने एमसीक्यूज नहीं किए हुए तो आप 1 से 28 तक तो कर ही लें। और जिन्होंने इसमें से ये जो मैंने बगैर डिस्कस किए ओके किए हैं, कम से कम अब ये 1-2 करके सारे ही करके देख लें कि हमें भी कोई मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है। करेंगे ना इंशाल्लाह। आ जाए, एक्रूवल करते हैं थोड़ा सा। IAS 36 को अब मैं रिज्यूम तब करूँगा जब आप ये ख़त्म करेंगे, मुझे नहीं पता। अब IAS 36 को फिर ये तो नहीं है ना, ये उससे भी पुराना है, इसके MCQ लगे फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये कल आधे घंटे में ये मुझे ख़त्म करवाने हैं। फिर IAS 36 के ऊपर मैं जो थोड़ी सी मेरी डिस्कशन रहती है रिवर्सल के ऊपर, ज़रा थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस और करेंगे। मैंने कहा था ज़रा वो थोड़ा सा उसको टाइम दें, थोड़ा वो एब्जॉर्ब हो ले, ये ना हो एक दिन में हो और ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह कर लेंगे। अक्रूवल चल रहा है अभी, तो IAS 23 प्रॉबेबली कल स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक नहीं भी स्टार्ट हो तो कोई नहीं, परसों हो जाएगा, कोई मसला नहीं। होना तो है इस हफ्ते में लाजमी। एक्रूवल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर इनकर्ड। इंट्रो में पढ़ा हुआ है आपने, कोई मसला? अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 अकाउंट्स अलग अलग बनाएं या सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलें, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे सिंगल अकाउंट अप्रोच, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, वैसे ये अनफॉर्चुनेट बात सिर्फ इसी अटैम्प्ट के लिए है, फाइनल अकाउंट्स मेरे पास FAR 1 में नहीं है फाइनल अकाउंट, लेकिन आप इंट्रो में पढ़ के आए, पता नहीं चॉइस में नहीं छोड़ दिए तो बहरहाल मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक्रूवल्स में एक्सट्रैक्ट्स मेरे पास हैं ही ना, मैं वो एक्सट्रैक्ट्स तो बनाता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ 2 टॉपिक्स किए हैं, IAS 16 और IAS 36। आपको पता है दोनों में P&L बैलेंस शीट में क्या चीज़ कैसे प्रेजेंट होनी है। तो अगर बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ जाए तो इन्हीं चीज़ों ने ऐसे ही प्रेजेंट होना है, बस वो चीज़ें सारी पूरे ट्रायल से, पूरी सेल कॉस्ट से सब कुछ आ जाएगा, बीच में ये चीज़ें भी आ जाती होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, 2 टॉपिक्स हैं, NPO का टॉपिक है और कैश फ्लो का टॉपिक है। अच्छा, अगली बार अगर आप खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी प्रोग्राम में हैं रुकने के लिए, तो फाइनल अकाउंट्स भी आ रहा है यहीं पर, बड़े वाला फाइनल अकाउंट, इंट्रो वाला नहीं, बड़े वाला, ठीक है। और उसके अलावा आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक बला टॉपिक है, सिंगल एंट्री मशहूर ज़माना। इससे आज से कोई 4-5 साल पुराने अपने सीनियर से पूछना सिंगल एंट्री होता था
वो कहेंगे होता था, वो कहेंगे और तो कुछ याद नहीं, ये याद है कि ये होता था। तो इस तरह के 2 खौफनाक टॉपिक्स नए आ रहे हैं, और 3 एक टॉपिक्स यहाँ से बस निकल रहे हैं छोटे छोटे। करेक्शन ऑफ एरर इंट्रो में जा रहा है, और जो है वो ये रेशियोज और ईपीएस छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आगे FAR 2 में जा रहे हैं। बड़े बड़े टॉपिक्स ये सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, और IS 41 तो चलो मेरा फेवरेट है, छोटा सा स्टैंडर्ड। IS 38 इंटेंजिबल, ये इधर आ रहे हैं। तो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, निकल रहे हो ना इस दफ़ा? फिर ये फिर पहली और आखिरी अटैम्प्ट होनी चाहिए। आप पास कर सकते हो इंशाल्लाह, लेकिन यही चीज़ आपको समझ जब आती है तो उसके बाद फिर आप कोई नहीं रुकते। पता है आपको, इधर इस दफ़ा तो माशाल्लाह 30% रिजल्ट आ गया, बहुत बेहतर रिजल्ट आया FAR 1 का। ये 20s में 24, 25, 26 ऐसे रिजल्ट आता था। यही बच्चा जब पास कर लेता है FAR 2 में जाता है तो रिजल्ट 40% से ऊपर है कंसिस्टेंटली। FAR 2 का रिजल्ट 40% से ऊपर है। तो क्या हो जाता है बच्चे को? बच्चे को सिर्फ ये पता लग जाता है, एक तो पर्चा पास कैसे करना है, और पढ़ने वाला बच्चा आगे चला जाता है, उसको पढ़ना आता होता है। यानी कि वही बच्चा जो R1 पास कर लेता है, R2 के अंदर तो सुकून से पास हो जाता है। तो समझें इस बात को, आप पास कर सकते हैं। इस खौफ को दूर करने का एक ही तरीका है, आप हर वक्त अपने ऊपर इस पेपर की सिचुएशन को तारी रखा करें। यानी होमवर्क में कोई सवाल करना है तो बस ऐसे समझे कि ICAP का ही सवाल है, मार्क्स इंटू 1.8, बगैर सोल्यूशन देखे धड़ाम 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 कुछ भी कर दें बस फटाफट तेज़ी से। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा। फिर टेस्ट में फिर बार बार ये काम करते करते पर्चे के अंदर जाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला कम अटैम्प्ट होना है पर्चा, सबसे बड़ा मसला। जितना ज़्यादा अटैम्प्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं पास होने के। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि फिर अटैम्प्ट हो रहा हो समझ ही ना आ रही हो, जाहिर है अटैम्प्ट भी अच्छी हो। तो 85 मार्क्स जब टच कर 80+ में बच्चा जब चला जाता है ध्यान से पर्चा करते हुए, तो पासिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जितना ऊपर जाता जाता है उतने चांसेस बढ़ते जाते हैं। 80-85% पर्चा अटैम्प्ट करके बच्चे आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन बच्चे करके आते हैं 70%, 60। सर वो सवाल 2 तो टच ही नहीं किए। अब आ रहे हैं आजकल आ रहे हैं, अब बच्चे आते हैं, अब बताते हैं अब। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ना बनिएगा। और मैं बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको कि आपके सामने इतनी मोटिवेशन है कि 2 टॉपिक्स यहाँ से पढ़ के आगे ले जाओगे साथ, ओए होए, और बड़े बड़े बलाओं से बच जाओगे। ओए होए, फिर पढ़ेंगे कब हम? पढ़ लोगे फिर ज़िंदगी में कभी फाइनल में जाके। ठीक है, सिंगल एंट्री तो नहीं है फाइनल्स में, लेकिन कोई नहीं जी। देखते हैं, उन्होंने कंपनीज एक्ट वाले डिस्क्लोजर वहीं रखे हुए हैं, तो देखते हैं वो किस लेवल का देता है, अभी देखते हैं। ठीक है तो सही फाइनल अकाउंट थोड़ा बहुत। ठीक है, BRS सिर्फ इंट्रो में होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, उसके बाद कहीं नहीं होता। क्यों, अच्छा लगता है? BRS बहुत ज़रूरी आइटम है आपका, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने यूज़ करना है BRS, लेकिन है सिर्फ इंट्रो में। ठीक है, अच्छा जी। टर्म टेस्ट कब होगा? जब टर्म टेस्ट होगा भाई, ज़रा डेट शीट इनको दे दो बच्चों को, वो जो भी है टेस्ट उनको कहें कि दे दें इनको टेस्ट सारा। वो नहीं मिला आपको प्लानर, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भिजवाता हूँ। अच्छा यार, बातें बहुत करता हूँ मैं, है ना, काम में करता हूँ कम, इसलिए अब ज़रा मुझे काम करने दो। तो हमने एक्रूवल शुरू किया था, जिससे मैंने कहा था कि हम पहले एक्सपेंस का एक्रूवल कर लेते हैं, और मैंने सिर्फ अभी इतनी सी बात की थी, अभी कोई आपको मैंने अप्रोच नहीं सिखाई थी सवाल करने की। मैंने सादा बात की थी कि अगर हम सिंगल अकाउंट अप्रोच में चलेंगे तो हमारा एक्सपेंस का फिगर भी इसी लेजर में से निकलेगा, हम कैश भी इसी लेजर में फेंकेंगे, और हमारा प्रीपेड या पेएबल जो है वो भी इसी लेजर में आएगा। कोई मसला? अब ये कहाँ कहाँ आएंगे ये याद रखने की बात थी। अगर आपने कोई एक्सपेंस फ्यूचर का आज पे कर लिया है, 24 में खड़े हैं, 25 का खर्चा आज पे कर दिया है, तो ये क्लोजिंग डेट पर आपके पास क्या होगा? प्री पेमेंट। भाई सेशन प्लानर जो होता है वो ज़रा मुझे शेयर करें, किस दिन कौन सा टेस्ट है, टर्म टेस्ट किस डेट को है, वो बनाया होता है ना, वो फिर मुझे दिखा के फिर इनके ग्रुप्स में भेज दें, ताकि इनको पता हो टर्म टेस्ट 1 कब होना है, टर्म टेस्ट 2 कब होना है, असेसमेंट कब होनी है। ठीक है, बाकी फिर देखेंगे। खैर खैरियत रहे, सब कुछ जिंदा सलामत रहे जी। अच्छा, आजकल एहो जी गल करो तो बच्चे होर पासे जेन लै जाते हैं, मैं हमेशा ही करता हूँ ऐसी बात। ठीक है जी, सॉरी। क्लोजिंग प्रीपेड, आज खड़े होकर आपने फ्यूचर का कोई खर्चा पे कर दिया है, तो आपके हाथ में एक रिसोर्स आ गया है, एक राइट आ गया है कि आप फ्यूचर में सर्विसेज लेंगे उस राइट के अगेंस्ट। आपने अगले 6 महीने का किराया पे कर दिया, अब आप ऐसे करके गुजरेंगे अपने लैंडलॉर्ड के सामने से, ये मुझे इधर ले आओ ना, मैं गुजर रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और अगर आपने
किराया नहीं दिया हुआ, 2 महीने हो गए हैं, पिछली बार भी किराया रह गया था, आपके हालात थोड़े माड़े हुए हैं, 2 महीने गुजर गए हैं, तीसरा महीना शुरू हो गया है, अब आप कैसे जाएंगे? ओ बेगम वो गली में से ज़रा मालिक मकान गुजर ले फिर मैं निकलूंगा बाहर, है ना? क्या मतलब, आपने सर्विसेज यूज़ कर ली और अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो क्लोजिंग पेएबल कब? जब आपने सर्विसेज यूज़ अप कर ली और अभी कैश पेमेंट, मैंने इसको यूँ लिखा था कि सर्विसेज आप 24 में यूज़ कर चुके हैं और कैश 25 में पे करेंगे, तो 24 की डेट क्लोजिंग डेट पर ये क्या है आप पर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपकी लेजर में किस तरफ आती है क्लोजिंग? ये लाइबिलिटी इस तरफ आया कर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्लोजिंग इस तरफ आता है, तो ओपनिंग इस तरफ आ गया। और प्रीपेड क्लोजिंग क्या है? फ्यूचर का खर्चा आपने आज पे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है आपके हाथ में? एसेट। क्या है? एसेट। तो एसेट का क्लोजिंग किस तरफ आता है? ये एसेट क्लोजिंग कैरी डाउन इस तरफ आता है, तो फिर ब्रॉड डाउन इस तरफ आ गया। तो एसेट है अगर प्रीपेड है, ओपनिंग क्लोजिंग इधर आ जाएगा, अगर पेएबल है तो ओपनिंग क्लोजिंग इधर आ जाएगा। अगली बात, कैश पेड भी आपने, मैंने कहा इसी लेजर में लिखना है। एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश पे करें तो क्या एंट्री बचपन में सीखी थी इंट्रो में? सबसे पहले यही एंट्री सीखी। बेसिक्स में भी बेसिक एंट्री है, बेसिक्स की भी बेसिक एंट्री है, खर्चा पे करना सबसे पहले उस्ताद यही एंट्री सिखाते हैं नॉर्मली एंट्रीज में, है ना? तो क्या एंट्री करते हैं आप? एक्सपेंस, डेबिट, कैश। तो एक्सपेंस का लेजर क्या होगा? डेबिट, उसके अगेंस्ट कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट पीएनएल वाली फिगर आया करेगी। अब अगर आप इसको भी पढ़ें ना, एंट्री को पढ़ें तो जैसे डिस्पोजल अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो ये लॉस है, और अगर डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है और पीएनएल उसके अगेंस्ट क्रेडिट, तो ये गेन है। अब ये चूंकि एक्सपेंस का लेजर है तो इसमें पीएनएल वाली फिगर कभी भी इस तरफ नहीं आ सकती अनलेस कि वो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस हो रहा हो, ऐसा कुछ आपके अभी लेवल में तो कोई नहीं आना, सिखा रहा हूँ बेस में। तो एक्सपेंस के लेजर में पीएनएल में जाने वाली फिगर किस तरफ आनी चाहिए? ये वाला लेजर जो भी होगा, ये क्रेडिट और पीएनएल डेबिट, तो ये एक्सपेंस की फिगर हमेशा इस तरफ आएगी। एक्सपेंस के लेजर में पीएनएल वाली फिगर हमेशा कैश के ऑपोजिट आएगी, ऐसे याद रख लो, और ठीक है ना? अब ये मैंने चारों चीज़ें, 4 नॉर्मल चीज़ें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई खर्चा हो उसकी ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद हों। ये तो मैंने कहा था तब है जब मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स रेंट पे ली हुई हैं, कुछ एडवांस में पे करते हैं किराया, कुछ का एरियर में पे करते हैं, तो ये इकट्ठा भी हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं था, नॉर्मली ये होगा कि आपका ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल होगा, फिर प्रीपेड नहीं होगा। कैश और पीएनएल तो वैसे ही होंगे। प्रीपेड भी हो सकता है, ओपनिंग प्रीपेड होगा, क्लोजिंग प्रीपेड होगा, फिर पेएबल नहीं होगा। कैश और एक्सपेंस ऐसे ही रहने, इन पे कोई असर नहीं पड़ना, ठीक है ना? लेकिन ये अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। अभी सवाल करेंगे, समझ आ जाएगी। आपने एक्सपेंस पे करना है तो आपने उसकी क्या एंट्री सीखी हुई है? एक्सपेंस डेबिट। अब मैं एक्सपेंस का लेजर बना रहा हूं, मैंने कहा मेरे ओपनिंग भी इसी में आना है, और प्रीपेड हो, पेएबल हो, क्लोजिंग प्रीपेड पेएबल भी इसी में आना है, यानी कि प्रीपेड हो, पेएबल वो भी इसी लेजर में आना है, कैश पेड जो मैंने करना है एक्सपेंस की बात में वो भी इसी लेजर में मैंने डालना है, और एक्सपेंस की फिगर भी इसी लेजर में आनी है। तो अब ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड हो या पेएबल हो, ये समझ आ गया। फिर कैश पे करना है तो एंट्री सीखी आपने, रेंट का लेजर, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये जिस भी एक्सपेंस का लेजर है ये डेबिट होगा और उसके अगेंस्ट कैश क्या होगा? क्रेडिट। दूसरी साइड पे लिख देना पीएनएल वाली फिगर, बाय द वे दूसरी तरफ ही आनी है। लेकिन अगर इसको पढ़ना भी चाहें तो ये एक्सपेंस में कौन सी फिगर जा रही है? ये इस लेजर से क्रेडिट करके एक्सपेंस को क्या कर देते हैं हम? डेबिट। बिल्कुल ऐसे ही यार, डिस्पोजल का लेजर ज़हन में यार है, डिस्पोजल का लेजर। और चल जा टूट पैणिया रल गए, अच्छा ना टूटे, चलो वैसे सही बात है, ये टूटे बड़ा टेंशन होती है। डिस्पोजल, मैंने एक लैपटॉप ना मैंने रिजर्व में रखा हुआ था लास्ट सेशन में ना, ये बताइए लास्ट सेशन में आपके सेशन में टूटा है? स्टार्ट में आपके सेशन में टूटा है ना? इसको कुछ मसला हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको भेज दिया, उसे कॉन्फिडेंस से वो निकाला, वो चलाया, वो चले ही नहीं। 6 महीने पड़ा रहा था, चला ही नहीं। मैंने उसको भी साथ भेज दिया, मैंने कहा इसको क्या हुआ? कहते हैं जी वो इसको ना वो नमी सी आ गई थी इसकी, पता नहीं ये, मतलब कह रहा हूँ कि पड़े चीज़ ख़राब हो जाती है, तो ये ख़राब ना ही हो, जो चल रहा होता है ना ये ख़राब ना, 1-2 दिन भी बड़े डिस्टर्ब गुजरते हैं, ऐसे दिल पे ना बड़ा बोझ होता है। डिस्पोजल का लेजर, एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। एसेट की कॉस्ट आया करती थी, लेट से 100 रुपये एसेट की कॉस्ट थी, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30 रुपये थी। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, हमें ये मिल गया जी 60 रुपये में मिले हैं। अब बताओ 10 रुपये इस तरफ आ रहा है, बोलो। मैंने कहा था ये पीएनएल के अंदर ले जाओ, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर,
तो ये बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में अगर इस तरफ आ रही तो हमने कहा था ये डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल डेबिट हो रहा है, यानी ये क्या है, लॉस। ये क्या है, लॉस। लॉस पीएनएल, लॉस या एक्सपेंस। तो इसी तरह से जब भी कभी याद रखना जो आपकी नुकसान वाली साइड है ना लेजर में, वो यही होती है, नुकसानों वाली साइड। मैं ओपनिंग क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं पीएनएल वाली फिगर्स की बात कर रहा हूं। ये खुशियां, इनकम्स हमेशा आपको इधर मिला करेंगी, और गम, एक्सपेंसेस लेजर्स में आपको हमेशा इस तरफ मिला करेंगे। तो इसलिए एक्सपेंस के लेजर के अंदर आपको हमेशा पीएनएल में जाने वाली फिगर इधर नजर आएगी, लेकिन इसको ऐसे याद रखना मुश्किल है। इसलिए मैं तो बच्चों को कहता हूं भाई मेरी तरह जो है ना, जैसे मैं नालायक सा बंदा याद रखता हूं, आप भी ऐसे याद रखा करो बचपन से, जैसे मैं याद रखता हूं कि मैं यूं कह देता हूं कैश की एंट्री तो मुझे कोई नहीं बुला सकता, कि एक्सपेंस की कैश की एंट्री तो मुझे कोई नहीं ना बुला सकता, कि एक्सपेंस पे करें तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आना है, डेबिट, ये मुझे कोई नहीं बुला सकता, तो दूसरी साइड में मैंने पीएनएल लिख देना। ऐसे ही इनकम के केस में भी होगा। तो ये आसान तरीका है, बाकी समझा भी दिया, ठीक है ना। अभी फिलहाल एक्सपेंस को चलने दो, इनकम को सोचो मत, कल इनकम करेंगे। हालांकि आज हो सकता है दोनों कर देते, लेकिन आराम आराम से करेंगे यार, थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं बस सुकून से। मेरे दिल है आज लोन की बात कर लेंगे, चलेंगे एक्सपेंस पे ही, लोन का इंटरेस्ट वो भी तो एक्सपेंस होता है ना। ओके चलें अब आगे। अच्छा, ये आपने लेजर की शक्ल देख ली कि अगर आप कंबाइंड लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग प्रीपेड है तो क्लोजिंग प्रीपेड है, तो अगर पेबल है तो ओपनिंग क्लोजिंग पेबल इधर आ जाएगा। कैश कैश ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं बोलना डेबिट साइड पे आएगा, बल्कि हमेशा यूं बोलना है, एक्सपेंस का लेजर, एक्सपेंस है तो कैश एंट्री बोलनी है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, पीएनएल। अच्छा, अब ये चार नॉर्मल चीजें हैं, ओपनिंग, फिर कैश, फिर एक्सपेंस, और फिर क्लोजिंग। अच्छा, अब ओपनिंग प्रीपेड भी हो सकता है, पेबल भी, क्लोजिंग प्रीपेड से पे, वो मैंने बात नहीं कर रहा, कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चार नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। अब इन चार में से वो आपको जो पेपर के अंदर जो चीज़ टेस्ट करता है, कोई एक चीज़ बैलेंसिंग निकलवाता है, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, ठीक है। तो कोई सी तीन चीज़ों का डेटा देगा, वो जो सी तीन चीज़ों का डेटा देगा या उनको कैलकुलेट करने का डेटा देगा, वो चीज़ें निकाल लेंगे, और चौथी हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये चार नॉर्मल चीज़ें हमने पूरी करनी है। तो अगर एक्रूवल का सवाल करना होगा तो हम किन स्टेप्स में करेंगे, अब मैं आपको वो दिखवाने लगा हूँ। तो लिखें जी, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूवल, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग एक्रूवल क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब देखें जी, मैंने ऐसे आपसे अर्ज किया, ये चार चीज़ें हैं, ऐसा ही है, अब बोलो, ये चार चीज़ें हैं, तो बस ये चार मैंने पूरी करनी है, ठीक है। अब कैसे, ये मैं फ़िलहाल एक स्टेप की तरतीब लिखवा रहा हूँ, हो सकता है इससे हट जाए, मतलब मैं जो अभी आपको स्टेप्स लिखवाऊँगा इसमें मैं एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकलवा लूँगा आपसे, जैसे मैंने डिस्पोजल के चार स्टेप्स लिखवाए थे, इसके भी चार स्टेप्स लिखवा देते। अच्छा, अगर डेटा डिफरेंट दे देगा, एक्सपेंस निकालने का डेटा पहले दे देगा तो कोई बात नहीं, फिर जो रह जाएगा वो बैलेंस ही निकल आएगा। लेकिन आप फिलहाल इसी हिसाब से चलें कि हम ओपनिंग लिखेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे, लिख देंगे, और बैलेंसिंग निकल आएगा एक्सपेंस। ये चार स्टेप्स मैंने लिखवाने हैं, तो जल्दी से लिखो अंग्रेजी में। नंबर 1, वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मली गिवन होता है इसलिए राइट, वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब राइट मैंने लिख दिया है, अगर गिवन होगा तो लिख देंगे एज इट इज उठा के, अगर गिवन नहीं होगा तो डेटा से कैलकुलेट कर लेंगे। लिखना है, सबसे पहला क्या काम करना है, ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, अगर है तो लिख लेना। नंबर 2, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्या है जी, वी विल रिकॉर्ड कैश। अन्यवा, आगे लिखें, अन्यवा, अंधाधुंध, अंधाधुंध,
क्या मतलब जो कैश गिवन है वो रिकॉर्ड कर दें। ये ना सोचें कि ये कैश मिसाल के तौर पे 2024 में खड़े हैं तो सिर्फ 2024 का है, या 2025 का भी है, या 2035 तक के 10 सालों का भी है। इससे कतई नज़र हमारे साल में पे हुआ है तो रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो कैश रिकॉर्ड करते हुए अंधाधुंध का मतलब क्या है, मैं ये समझाने लगा हूँ। अन्य मतलब कि कैश रिकॉर्ड करते हुए पीरियड जो कवर कर रही है पेमेंट उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, उर्दू में लिखता हूं बल्कि। कैश को रिकॉर्ड करते हुए, कैश को रिकॉर्ड करते हुए पीरियड कवर्ड बाय कैश पेमेंट, पीरियड कवर्ड बाय कैश, रिसीट में भी यही फिर स्टेप्स लगा लूँगा ना। पीरियड कवर्ड बाय कैश को इग्नोर कर देना है। कैश को रिकॉर्ड करते हुए पीरियड कवर्ड, बस सिर्फ लिख दूँ, पीरियड कवर्ड को इग्नोर कर देना है। अगर पेमेंट हमारे पीरियड में है, अगर पेमेंट हमारे पीरियड में है, हमारे पीरियड में है तो रिकॉर्ड कर लें। बेटा हमारे साल की पेमेंट की बात कर रहा हूं, ओपनिंग इसमें से कैसे हो सकता है। ठीक है, वी विल रिकॉर्ड कैश को, मैंने क्या बोला, कैश को रिकॉर्ड करते पीरियड कवर्ड इग्नोर कर देना। अगर पेमेंट हमारे पीरियड में है, अगर पेमेंट हमारे पीरियड में है तो हमारे पीरियड वाली पेमेंट से ओपनिंग कैसे निकल सकता है। हाँ, ओपनिंग पे ज़रूर हो सकता है, ओपनिंग पड़ा था जो, उसकी कुछ पेमेंट हम कर रहे हो सकता है। बहरहाल ये तो डेटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पेमेंट, और ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है थोड़ी सी कि मैं बाद में कल यहाँ पर लिख दूंगा रिसीट जब इनकम की बात आएगी। ठीक है, हाँ जी। तो भाई कैश रिकॉर्ड करते हुए क्या करना है, अंधाधुंध रिकॉर्ड करना है। बस सिर्फ एक ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कैश की एंट्री करने का, क्या एंट्री के कैश की पेमेंट हमारे पीरियड में, हमारी जेब से कैश निकल गया, चाहे वो पूरा इस साल को कवर नहीं भी कर रहा, चाहे वो इस साल से आगे की तरफ भी जा रहा है, वो हमने अन्यवार रिकॉर्ड करना है और फिर बैठ के सोचना है कि इसने कितना पीरियड कवर किया। अगर तो हमारे साल के एंड होने से पहले तक की पेमेंट है तो कुछ अरसा पेएबल रह जाएगा, और अगर हमारे साल से आगे पेमेंट निकल गई तो प्रीपेड निकल आएगा। ये तीसरे स्टेप में देखना है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तीसरे स्टेप में हम। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, वी विल राइट क्लोजिंग बैलेंस, या कैलकुलेट कर दो। ठीक है, वी विल कैलकुलेट, वी विल राइट क्लोजिंग बैलेंस, और इसमें मैं क्या कह रहा हूँ जी, इसमें हम कर लेंगे कि क्लोजिंग निकालते हुए पीरियड कवर्ड को चेक करना है। पीरियड कवर्ड को देखना है। अभी करके देखेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, परेशान ना हो, ये तो गपशप चल रही है अभी। तो ये इसलिए लिख देता हूँ ऐसे कि बाद में फिर कभी रिवाइज करना पड़े तो यहाँ पे आके सिर्फ देख लें। तो पीरियड क्लोजिंग निकालते हुए पीरियड कवर्ड को देखेंगे, चेक करेंगे, पीरियड कवर्ड को देखेंगे यानी चेक करेंगे। साथ ही मैं वो लिख देता हूँ, अगर पीरियड कवर्ड किसका, पेमेंट के पीरियड कवर्ड को। ठीक है, क्लोजिंग निकालते हुए कैश के पीरियड कवर्ड को देख रहा हूँ। ठीक है ना,
तो क्लोजिंग निकालते हुए पीरियड कवर्ड को चेक करेंगे। अगर पेमेंट हमारे साल को कवर नहीं कर रही, बस इतना ना लिख दें, फिर सवाल में ही जाके देखते हैं। ज़बानी कलामी लंबी कहानी लिखनी पड़ रही है। देखो ना, क्लोजिंग निकालते हुए पीरियड कवर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। अब मैं ज़बानी पहले सुन लो, दिल करे तो लिख लेना। अगर ये पेमेंट हमारे साल के एंड होने से पहले तक का पीरियड कवर कर रही है, ना लिखो ना, लंबी कहानी है, सुन लो सिर्फ, ज़बानी कर लेंगे। अगर ये पेमेंट हमारे साल का एंड होने से पहले तक का पीरियड कवर कर रही है, तो इसका मतलब क्लोजिंग में कुछ क्या आ जाएगा, पेएबल। और अगर ये हमारे साल का पीरियड एंड हो, हमारे साल एंड हो रहा है, उससे आगे के पीरियड तक की पेमेंट कर दी है, तो क्लोजिंग में क्या आ जाएगा। अब इतनी लंबी कहानी कौन लिखे, बस छोड़ो। तो चेक करेंगे यार, यूँ लिख देता हूँ मैं, चेक पीरियड कवर्ड चेक करेंगे और क्लोजिंग निकालेंगे, ठीक है ना। और चौथा स्टेप क्या है, बैलेंसिंग फिगर हम इनकम या एक्सपेंस की होगी जो पीएनएल में ले जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू पीएनएल। बैलेंसिंग फिगर will be taken to P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। डन हो गया जी। ये बस 4 स्टेप्स हैं हमारे। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं अपने सवालों पे। ओके, सही है। तो स्टेप 1, ओपनिंग ढूंढ के लिख लेना है, गिवन हो तो एज इट इज लिख लेना, कैलकुलेट करना पड़े तो कर लेना। स्टेप 2, कैश रिकॉर्ड करना है। उसको रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ ये देखना है हमारे पीरियड में पेमेंट हुई है तो हमारे पीरियड में ही रिकॉर्ड, कैश हमारे पीरियड में क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट कर लेंगे अपने लेजर में। स्टेप 3, क्लोजिंग निकाल लेंगे। गिवन है तो यूज़ कर लेंगे, नहीं गिवन है तो निकाल लेंगे। क्लोजिंग निकालते हुए पीरियड कवर्ड को देखना पड़ेगा। अगर पेमेंट हमारे साल से पहले ख़त्म हो गई है, मतलब उसकी जो रेंज है हमारे साल से पहले एंड हो गई है, तो क्लोजिंग में कुछ अर्सा पेएबल निकल आएगा। सवालों में देखते हैं जाके। और अगर ज़्यादा पे कर दिया, अगले साल का भी पे कर दिया, तो क्लोजिंग में क्या आ जाएगा, प्रीपेड। और चौथी फिगर जो है वो बैलेंसिंग निकाल लेंगे, पीएनएल में चली जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है सवालों में आपको ओपनिंग दे दे, कैश दे दे और क्लोजिंग दे दे, बैलेंसिंग निकालो, ये पीएनएल की फिगर दे दे, बैलेंसिंग निकाल लो, क्लोजिंग। ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग दे दे, कैश दे दे और ये दे दे, जैसे अभी मैंने कहा बैलेंसिंग ये निकला है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग गायब कर दे, कैश दे दे। अब ये हर टॉपिक में डिफरेंट है, कैश दे दे, क्लोजिंग दे दे, पीएनएल दे दे, तो ओपनिंग बैलेंसिंग निकाल लोगे। ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग दे दे, क्लोजिंग दे दे, पीएनएल दे दे, कैश बैलेंसिंग निकाल रहे हो। हर टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ चलेगा ये काम। चीज़ें ये 4 ही हैं, बस याद रखना जो पूरी करनी है, ठीक है ना। आप एनपीओ के टॉपिक में जाओगे तो आपको चूंकि इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, तो वो नॉर्मली आपको ओपनिंग का डेटा देगा, या ओपनिंग दे देगा या ओपनिंग निकालने का डेटा दे देगा। मतलब ओपनिंग का ये होता है, ठीक है ना। निकालना ही पड़ सकता है आपको, पर डेटा होगा जिससे निकल आएगा। तो बहरहाल मैं जो बोलता हूँ ना, ओपनिंग दे देगा मतलब ओपनिंग की फिगर बता देगा या ओपनिंग निकालने का डेटा दे देगा, ठीक है ना। तो आप एनपीओ के टॉपिक में जाएंगे, आपको ओपनिंग दे देगा, कैश दे देगा, क्लोजिंग दे देगा, एक्सपेंस की फिगर आपको निकालनी पड़ेगी इनकम एक्सपेंडिचर में ले आने के लिए। आप कैश फ्लो के टॉपिक में जाओगे, अब वहां पे कैसेट बदल लेगा, वहां पे आपको, क्योंकि उसने वहां पे कैश निकलवाना होगा, आप डेटा बदल देगा, डेटा बदला हुआ होगा। आपके पास ओपनिंग होगा, आपके पास क्लोजिंग होगा, आपके पास इनकम एक्सपेंस होगा, आप कैश निकाल लोगे, बैलेंसिंग, ठीक है। और सही है ना। अच्छा, बैलेंस शीट बना रहे हो एनपीओ के टॉपिक में, तो आपको ओपनिंग भी चाहिए होगा, क्लोजिंग भी चाहिए होगा, एक्सपेंस की फिगर भी चाहिए होगी, कैश की फिगर भी चाहिए होगी, चाहिए सारे होंगे, ठीक है। तो कोई सी 3 चीजें देगा आपको, हर टॉपिक में चेंज करता रहेगा, चौथी बैलेंसिंग निकलवा लेगा, ठीक है। तो ये तो है सिंगल अकाउंट अप्रोच से एक्रूवल करना। ये इन टॉपिक्स में आपके काम आएगा, एनपीओ के टॉपिक में और कैश फ्लो के टॉपिक में। और एक है जर्नल एंट्रीज से इस काम को चलाना, वो भी सिखाऊंगा, वो आपको करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में काम आएगा। लेकिन ये साथ साथ ही सीखेंगे, दोनों तरीके ही है ना, ठीक है, दोनों तरीकों से सीखेंगे। पर फिलहाल ज़रा इसको जो लिखा है इसको ज़रा पक्का कर ले, ठीक है, सही है। आपने पार्ट 2 शुरू करना है, इतनी जल्दी, घंटा हो गया हमें, करें पार्ट